कई बार हमारे घर में हमारी माँ हमें किचन में भेजती हैं कि सामने वो नमक या शक्कर का डब्बा रखा है, वो लेकर के आ जाना। हम किचन में जाते हैं और हमें वो नमक का डब्बा या शक्कर का डब्बा नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं यहाँ नहीं रखा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हुए बाहर निकल के आते हैं। वही माँ उठती हैं, फिर से किचन में जाती हैं, अंदर जाकर हमें आवाज देती हैं और फिर दिखाती हैं कि ये रहा वो नमक का डब्बा जो तुमको नहीं दिख रहा था। और हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, अभी 1 मिनट पहले तो मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पर। मगर ऐसा होता है, और एक दफा नहीं कई बार होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा क्यों सामने रखा हुआ वो फिजिकल डब्बा वो हमें नहीं दिखाई देता? इस समरी को पढ़ने से पहले मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये रीजन हुआ करता है ध्यान, कि हमारी ये फिजिकल आईज यानी कि हमारी ये आंखें उस चीज को नहीं देख पाती, क्योंकि हमारा ध्यान यानी कि हमारा माइंड और इंटेलेक्ट ये किसी और फोकल पॉइंट पर होता है। यानी कि ये दोनों ही सटल पावर्स कहीं और एंगेज होती हैं और हमें नहीं दिखाई देता। मगर आज की ये समरी साइंटिफिकली भी मुझे सेटिस्फाई करती है और इस सवाल का जवाब देती है। और न केवल इस सवाल का, बल्कि और भी कई सारे इल्यूजन्स हैं जो हम इंसानों को होते हैं और जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनके लिए अवेयर नहीं हुआ गया तो फिर हम गलती से गलत डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन हमारी डेस्टिनी तय कर देते हैं, है ना? तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। आज की बुक समरी है द इनविजिबल गोरिल्ला, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर चैब्रिस और डेनियल साइमन ने। क्रिस्टोफर चैब्रिस एक रिसर्चर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर और पॉपुलर साइंस ऑथर हैं। फिलहाल वो अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर पॉपुलर साइकोलॉजी थ्योरीज के बारे में लिखते हैं। डेनियल साइमन एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी रिसर्च का मेन फोकस है ह्यूमन माइंड और हमारे सेंसेस। वैसे डेनियल एक ब्लॉगर और एक स्पीकर भी हैं। ये समरी हमें बताती है कि कैसे हमारा माइंड हमें जिंदगी भर धोखे देता रहता है। इस समरी में आप ह्यूमन माइंड के 6 इल्यूजन्स यानी कि भ्रम के बारे में जानेंगे। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द इनविजिबल गोरिल्ला। आप खुद को कितने अच्छे से जानते हैं? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपकी याददाश्त अच्छी है या आप भुलक्कड़ किस्म के हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। शायद आप किसी एक फील्ड में औरों से ज्यादा माहिर होंगे, लेकिन अपने बारे में आप इतना कुछ जो जानते हैं वो कितना सही और सटीक है? इस समरी में उन 6 गलतफहमियों या चाल के बारे में बताया गया है जो हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन कई सारी चीजें खुद से क्रिएट कर लेता है। हो सकता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन, स्किल्स और इंफॉर्मेशन शायद उतनी अच्छी ना हो जितना हम सोचते हैं। इन 6 ट्रिक्स को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सिंपल माइंडफुलनेस यानी कि अवेयर रहकर इस नुकसान से बचा जा सकता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि ये माइंड ट्रिक्स कब चलती हैं और उनका पता कैसे लगाया जा सकता है। ये अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा अच्छे से समझने का पहला स्टेप है। द इनविजिबल गोरिल्ला टेस्ट एक एक्सपेरिमेंट है जिसे इस बुक के ऑथर डेनियल साइमंस ने क्रिएट किया है। इसमें 2 बास्केटबॉल टीम के वीडियो शामिल हैं। एक टीम ब्लैक ड्रेस में है और दूसरी व्हाइट में। दोनों ग्रुप एक दूसरे को बॉल पास करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट्स को काउंट करना होता है कि व्हाइट टीम ने कितनी बार बॉल पास की थी। वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला सूट पहने कोर्ट में आता है। ये गोरिल्ला है तो शांत, पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो चुपचाप कोर्ट के बीच में आता है और अपनी छाती पीटने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट का सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि 50% पार्टिसिपेंट्स को गोरिल्ला नजर ही नहीं आया, क्योंकि वो बॉल पास करने में इतने ज्यादा फोकस थे। बेशक आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े गोरिल्ला को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन इंसान की हैबिट होती है उन चीजों को ब्लॉक करने की जो अचानक से ही उनके सामने आ जाती हैं। इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का बेस्ट एग्जाम्पल बेहद डेंजरस है, जिसे हम अक्सर मोटर बाइक एक्सीडेंट में देखते हैं। जैसे मान लो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और मेन रोड पर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन टर्न लेने से पहले आपको मेन रोड पर अपने राइट साइड वाली गाड़ियों को यह इंडिकेशन देना होगा कि आप लेफ्ट टर्न करने वाले हो। हालांकि मेन रोड पर ज्यादातर गाड़ियां मोटरसाइकिल को अनदेखा करती हैं। 30% ज्यादा मोटर बाइक एक्सीडेंट तब होते हैं जब गाड़ियां मोटर बाइक की
इसलिए क्योंकि कई लोग मोटर बाइक को नोटिस ही नहीं करते, यानी उन्हें मोटर बाइक सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। ऐसे भी कई ड्राइवर हैं जो पुलिस को यह कहते हैं कि मोटर बाइक पता नहीं अचानक कहां से उनके सामने आ गई। लोग मोटर बाइक को नोटिस नहीं करते क्योंकि वो उसे देखने की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों पर होता है। रोड सेफ्टी ऑफिसर्स ने इस तरह के एक्सीडेंट को कम करने के लिए कई तरह के उपाय बताए हैं। पहली बात तो वो मोटरसाइकिल चलाने वालों को राइट हेलमेट पहनने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सड़कों पर साइन बोर्ड बने होने चाहिए ताकि लोगों को ध्यान रहे कि रोड पर मोटर बाइक भी चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आइडिया 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। एक्सीडेंट को कम करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि मोटरसाइकिल को और ज्यादा कॉमन कर दिया जाए। इस इफेक्ट को समझने के लिए सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के साथ होने वाले एक्सीडेंट को स्टडी किया गया था। रिसर्चर्स ने लंदन जैसे बड़े शहर को स्टडी किया जहां ज्यादातर लोग रोड पर चलते हैं। इन शहरों को लास वेगास जैसी जगहों से कंपेयर किया गया जहां ज्यादातर लोग फास्ट ड्राइव करने के शौकीन हैं। जब पैदल चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो एक्सीडेंट होने का चांस 33% कम हो जाता है। हमें लगता है कि ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहे एक इंसान को नोटिस कर लेगा, लेकिन यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ड्राइवर को पैदल चलने वाले कई लोगों को देखने की आदत ना हो। इस झूठे विश्वास को द इल्यूजन ऑफ अटेंशन यानी कि ध्यान का भ्रम कहा जाता है। यह भ्रम ड्राइविंग से रिलेटेड दूसरे सिचुएशन में खास तौर पर काफी डेंजरस होता है। जैसा कि हम आए दिन सड़क पर देखते हैं कि लोग फोन पर बात करते हुए कैसे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। यही वजह है कि कई देशों की गवर्नमेंट ने ड्राइव करते वक्त मोबाइल फोन को हाथ में पकड़कर बात करने पर बैन लगा दिया है। लोगों को ईयरफोन या लाउड स्पीकर ऑन करके बात करने के लिए कहा जाता है। मगर प्रॉब्लम हाथ में फोन पकड़ना नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील संभालने के लिए एक हाथ काफी है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर एक हाथ में फोन पकड़कर दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए सेफली ड्राइव कर सकता है। असली प्रॉब्लम है ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करना, जो आपका ध्यान भटका देती है। हमारे ब्रेन के पास अटेंशन देने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। किसी से लगातार बात करते हुए हम सड़क पर ध्यान नहीं दे सकते। इनविजिबल गोरिल्ला के एक अलग फॉर्म के जरिए इस टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक टास्क देकर उनसे फोन कॉल अटेंड करने को कहा जाता है। इस बार वीडियो में गोरिल्ला को न देख पाने वाले लोगों का नंबर बढ़कर 90% हो जाता है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, ये एक्सपर्ट्स पर भी अप्लाई होता है। रेडियोलॉजिस्ट वो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं जो एक्सरे पढ़ते हैं। इन्हें अनयूजुअल चीजें नोटिस करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। लेकिन अमेरिका का एक चर्चित मामला ऐसे 4 एक्सपर्ट्स की आंख से बचकर साफ निकल गया था। इस केस में पेशेंट एक औरत थी जिसे बच्चे की डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसे पेशेंट्स को उनकी नसों में सलाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। ट्यूब डालने के लिए डॉक्टर एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसे गाइड वायर कहा जाता है। अब जिन डॉक्टर्स ने उस औरत के अंदर गाइड वायर लगाया था वो उसे निकालना भूल गए। सर्जरी के दौरान पेशेंट को कई तरह के कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से उस औरत को कई बार एक्सरे करवाना पड़ा, लेकिन किसी भी रेडियोलॉजिस्ट ने गाइड वायर नोटिस नहीं किया। ये तो राहत की बात थी कि यह गाइड वायर टॉक्सिक नहीं था, लेकिन मेडिकल स्टाफ उसे नोटिस ही नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी रेडियोलॉजिस्ट गाइड वायर देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अटेंशन के इल्यूजन से होने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। ये तो ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारा ब्रेन किसी कारण की वजह से ही ऐसा बना है। ऐसा कई बार होता है जहां हमें किसी खास काम को करने के लिए अपना पूरा अटेंशन देना पड़ता है। हम हर वक्त हर चीज नोटिस नहीं कर सकते। इसीलिए इल्यूजन ऑफ अटेंशन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे पूर्वज 1 मिनट में कभी 1 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते थे। माइक्रो सेकंड में हुई गलती की वजह से मोटर एक्सीडेंट होते हैं। हमारा ब्रेन इतनी स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकता। वैसे भी आज के टाइम में हम कई चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, अलग अलग तरह के गैजेट्स, इंटरनेट वगैरह। वैसे देखा जाए तो इल्यूजन ऑफ अटेंशन हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता है। गाइड वायर जैसी चीज निकालना मुश्किल से ही भूली जा सकती है और बास्केटबॉल कोर्ट में ऐसे ही कोई गोरिल्ला नहीं आ जाता।
इस तरह की घटनाएं जिनके होने की उम्मीद न के बराबर होती है, आमतौर पर हमारे साथ बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इल्यूजन ऑफ मेमोरी। आपकी मेमोरी यानी कि याददाश्त कितनी अच्छी है। 2009 में हुई एक स्टडी के मुताबिक 47 पार्टिसिपेंट्स ने यह दावा किया कि एक बार कोई बात याद होने के बाद वो उसे कभी नहीं भूलते। बाकी के 63% लोगों को लगता है कि हमारी मेमोरी वीडियो कैमरा की तरह है। ये पार्टिसिपेंट्स सोचते हैं कि उनका ब्रेन जो साउंड और इमेज रिकॉर्ड कर रहा है सब एक्यूरेट है। चलिए एक एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट की सच्चाई चेक करने की कोशिश करते हैं। बॉबी नाइट एक जाने माने बास्केटबॉल कोच हैं। 1984 में जब यूएस टीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, तब बॉबी नाइट टीम के कोच थे। 2008 में अपने रिटायरमेंट तक वो अब तक हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कोच रहे थे। लेकिन इसके बावजूद 2000 में नाइट को एक बार जॉब से निकाला गया था। उस वक्त वो इंडियाना यूनिवर्सिटी में काम करते थे। नाइट पर इल्जाम था कि उन्होंने नील रीड नाम के एक स्टूडेंट की गर्दन पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश की थी। रीड ने रिपोर्ट में कहा था कि नाइट ने अपने दोनों हाथ से उसका गला दबाने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि जब असिस्टेंट कोच ने नाइट को खींचकर हटाया, तब जाकर नाइट ने उसका गला छोड़ा। क्या लगता है आपको कि लोगों ने इस घटना को कैसे याद रखा होगा? नाइट मानते हैं कि हाँ, उन्होंने रीड को थोड़ा सा पुश किया था, लेकिन उसे उन्होंने गर्दन से नहीं पकड़ा था। जबकि असिस्टेंट कोच का कहना था कि रीड और नाइट के बीच थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन उन्हें बीच में आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि नाइट खुद पीछे हट गए थे। नाइट को जॉब से हटा दिया गया और एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ सालों बाद इस घटना की वीडियो लीक हुई। इसमें नाइट एक हाथ से रीड को गर्दन से पकड़ते हुए साफ नजर आते हैं। वो कुछ सेकंड तो रीड को पकड़े रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं। असिस्टेंट कोच इसमें कहीं भी बीच में नहीं आया था। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इस घटना के बारे में हर कोई झूठ बोल रहा हो। तो फिर हर कोई अलग अलग बात क्यों कह रहा था? इसका कारण यह है कि हमारी मेमोरी वीडियो कैमरा की तरह काम नहीं करती। ब्रेन अपनी ऑब्जर्वेशन को मेमोरी में बदल देता है। हमें जो याद रहता है वो किसी घटना के बारे में हमारी ओपिनियन या समझ से कंट्रोल होता है। बॉबी नाइट एक स्ट्रिक्ट कोच थे। उनकी आदत थी कि वो अपने प्लेयर्स को करेक्ट पोजीशन में रहने के लिए एनकरेज करते थे। इसलिए नाइट ने जब रीड को इस तरह ट्रीट किया तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने जानबूझकर उसे गर्दन से नहीं पकड़ा था और असिस्टेंट कोच भी इस तरह की घटनाएं देखने के आदी थे। हालांकि रीड एक नया स्टूडेंट था। ये उसके स्टार्टिंग कोचिंग सेशन में से एक था। उसने पहले कभी नाइट जैसे कोच के साथ काम नहीं किया था। ऐसे में जब नाइट ने उसे गर्दन से पकड़ा तो वो जरूर डर गया होगा और इसी डर ने उसकी मेमोरी को गला घुटने के तौर पर बदल दिया। ऐसे सिचुएशन को इल्यूजन ऑफ मेमोरी कहा जाता है। आपको लगता है कि आपको कोई चीज परफेक्टली याद हो गई है, पर असल में ऐसा नहीं होता। खासकर इल्यूजन ऑफ मेमोरी क्राइम सीन के गवाह के लिए डेंजरस साबित होता है। इसका एक फेमस एग्जांपल है एक यंग कपल लेस्ली और टाइस। टाइस एक रात लेस्ली के साथ ड्राइव कर रहा था। वो लोग एक रेड लाइट पर रुके जहां साइकिल पर सवार एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था। जब वो दूसरी साइड पर पहुंचा तो एक आदमी ने उस पर अटैक कर दिया। लेस्ली ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। तभी रेड लाइट ग्रीन हो गई और वो लोग आगे बढ़ गए। टाइस और लेस्ली दोनों ने सेम जगह से क्राइम होते देखा था और दोनों हमला करने वाले शख्स की उम्र और उसके हथियार को लेकर के श्योर थे। लेस्ली का कहना था कि अटैकर हाइट में छोटा था, जबकि टाइस ने बताया कि वो लंबा था। अटैकर ने जीन्स पहनी थी कि स्वेट पैंट, इस बारे में दोनों सहमत नहीं थे और ना ही इस बात पर सहमत थे कि अटैकर का स्किन कलर क्या था। बेशक ऐसे एग्जाम्पल कम होंगे, वो इसलिए क्योंकि हम हमारी मेमोरी के भ्रम को कभी भी नोटिस नहीं करते हैं। हमारी मेमोरी कितनी खराब हो सकती है, इस बारे में रिसर्च करने के लिए एक ग्रुप ने डोर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। इसमें एक अजनबी पार्टिसिपेंट से रास्ता पूछता है। बातचीत के दौरान दो आदमी एक बड़ा सा दरवाजा उठाए उनके बीच से गुजरते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जब दरवाजे को वहां से ले जाया जा रहा था तो उस अजनबी को एक दूसरे अजनबी से बदल दिया गया। इस नए अजनबी ने अलग कपड़े पहने थे, उसकी आवाज अलग थी, वो थोड़ा लंबा भी था। तो अब आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कितने लोगों ने नोटिस किया होगा? रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ 50% लोगों ने यह बदलाव नोटिस किया था।
आधे पार्टिसिपेंट्स को याद ही नहीं था कि वो किससे बात कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उस अजनबी की जगह किसी दूसरे अजनबी ने ले ली थी। मेमोरी के भ्रम की पावर इससे भी बढ़कर है। लोग न सिर्फ पुरानी बातें भूल जाते हैं बल्कि नई मेमोरी भी क्रिएट कर लेते हैं। ऑफिस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के ऑफिस में बैठने के लिए कहा गया। उन्हें पता नहीं था कि एक्सपेरिमेंट उस वक्त शुरू हो चुका था। 30 सेकंड के बाद सबको दूसरे रूम में ले जाया गया। पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि उन्होंने प्रोफेसर के रूम में जो कुछ भी देखा था उसे वो डिटेल में लिखें। 10% पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि उन्हें फाइल कैबिनेट दिखी थी, जबकि 30% लोगों ने बुक शेल्फ देखने का दावा किया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इन दोनों में से कोई भी चीज प्रोफेसर के रूम में नहीं थी। जब हमें चीजें आसानी से याद नहीं रहती तो हमारा ब्रेन उस गैप को भर देता है। किसी भी प्रोफेसर के ऑफिस में आमतौर पर फाइल की कैबिनेट और बुक शेल्फ होते ही हैं। इसलिए पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ अंदाजा लगाया कि उन्हें ये चीजें नजर आई थी। एक तरह से बोला जाए तो उनके ब्रेन ने ये चीजें खुद क्रिएट की थी। नेक्स्ट चैप्टर है इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस। चेस के गेम में एक रेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एलो पॉइंट्स यूज होते हैं। आपकी रेटिंग एक्यूरेटली आपकी ताकत को डिस्क्राइब करती है। एलो पॉइंट मेजर में जो फर्क आता है वो डिसाइड करता है कि सामने वाले से जीतने के आपके कितने चांसेस हैं। जैसे मान लो कि अगर सामने वाले को 200 पॉइंट कम रेट किया गया है तो आप उसे 75% बार हरा देंगे। दो रिसर्चर्स ने इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वर्ल्ड ओपन चेस में सर्वे किया। ये एक ओपन इवेंट था जहां बिगिनर्स से लेकर ग्रैंड मास्टर्स तक सब खेल सकते थे। प्लेयर से पूछा गया कि उनकी एलो रेटिंग उन्हें कितनी एक्यूरेट लगती है। अगर वो उन्हें गलत लगती है तो उनकी एक्सपेक्टेड रेटिंग क्या होगी। सिर्फ 21% प्लेयर को यह लगता था कि उनकी रेटिंग एक्यूरेट है, जबकि 75% का मानना था कि उनकी रेटिंग काफी कम है। रिसर्चर्स इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस 5 सालों तक ट्रैक करते रहे। उनकी एवरेज रेटिंग ना के बराबर बढ़ी थी, यानी कि प्लेयर्स अपनी काबिलियत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे। रिसर्च से एक और हैरान करने वाला स्टैटिस्टिक्स सामने आया। सबसे कमजोर प्लेयर्स ने अपनी करेक्ट रेटिंग का सबसे गलत अंदाजा लगाया था। सबसे लो रेटेड प्लेयर्स में से 50% का कहना था कि उनकी रेटिंग कम से कम 150 पॉइंट्स बढ़नी चाहिए, जबकि टॉप के सिर्फ 50% प्लेयर्स को ही 50 पॉइंट तक बढ़ने की उम्मीद थी। ये दिखाता है कि कम टैलेंटेड लोगों को अपनी काबिलियत पर ज्यादा यकीन होता है। ये ऑब्जर्वेशन एक स्टडी के जरिए साबित भी हो चुकी है, जिसे दो रिसर्चर डनिंग और क्रूगर ने किया था। उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करने की कोशिश की। इन दोनों साइंटिस्ट ने फेमस कॉमेडी शोज से कुछ जोक्स कलेक्ट किए। इन जोक्स को उन्होंने प्रोफेशनल कॉमेडियंस के साथ एक ग्रुप को भेजा। इन कॉमेडियंस को कहा गया था कि उन्हें इन जोक्स को 1 से 10 के स्केल पर रेट करना है। 1 या उसके आसपास की रेटिंग वाला जोक खराब और 10 की रेटिंग के आसपास वाला जोक अच्छा माना जाएगा। कॉमेडियंस ने बताया कि कौन से जोक्स बेस्ट थे। डनिंग और क्रूगर ने इन जोक्स को रेटिंग के लिए आम लोगों को दिया। लोगों से कहा गया कि वो 1 से 10 के स्केल पर इन जोक्स को रेट करें। अब इमेजिन करो कि एक आम आदमी उन जोक्स को कॉमेडियंस जैसे ही स्कोर देता है। इसका मतलब है कि उस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, क्योंकि जो जोक कॉमेडियन को पसंद आया वही उसे भी अच्छा लगा। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वो खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर रेट करें। 66% लोगों ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एवरेज से ज्यादा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25% लोगों ने, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहद खराब था, क्या जवाब दिया होगा? वेल, उन्हें लगता था कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादातर लोगों से कहीं बेटर है। इस इफेक्ट को इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। लोग मानते हैं कि वो जितने असल में स्किल्ड हैं उनसे कहीं ज्यादा स्किल्ड हैं। शायद इसलिए हमें बार बार रियलिटी टीवी शोज में बड़े बेसुरे सिंगर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग इतने अनस्किल्ड होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो टैलेंटेड नहीं है। कुछ ऐसे ही ट्रेंड लैंग्वेज स्किल्स और इंटेलिजेंस टेस्ट में भी देखने को मिलते हैं। मगर इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारी स्किल्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन पर भी अप्लाई होता है और कई बार इसके इफेक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे जेनिफर थॉमसन का केस लेते हैं, जो 1984 में एलोन कॉलेज में स्टूडेंट थी। एक रात एक आदमी उसके बेडरूम में घुस गया। उसने जेनिफर को चाकू की नोक पर लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसका रेप कर दिया।
जेनिफर ने किसी तरह लाइट ऑन करके रेपिस्ट का चेहरा देख लिया था। करीब आधे घंटे बाद जेनिफर भागकर किसी तरह पड़ोसी के घर पहुंची। बाद में उसी रात रेपिस्ट ने पड़ोस में ही एक और लड़की का रेप किया। पुलिस ने जेनिफर की मदद से उस आदमी का स्केच बनाया। ये स्केच रोनाल्ड कॉटन नाम के एक आदमी से मिलता था जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस जब रोनाल्ड और कुछ दूसरे लोगों को जेनिफर के सामने लेकर आई तो उसने रोनाल्ड को पहचान लिया। जेनिफर की गवाही पर रोनाल्ड को सजा हुई, लेकिन जेल में रोनाल्ड ने बॉबी पूल नाम के एक और कैदी से एक स्टोरी सुनी। बॉबी उसके सामने डींगे हाँक रहा था कि कैसे उसने एलोन कॉलेज की एक स्टूडेंट जेनिफर का रेप किया था। इस घटना के बाद रोनाल्ड ने एक और ट्रायल के लिए अपील की। पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि रोनाल्ड बेगुनाह है। जेनिफर के इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण एक बेगुनाह आदमी को जेल भेज दिया गया था। इस केस के बेसिस पर रिसर्चर्स ने पूरे अमेरिका की जूरी पर एक स्टडी की जिसमें उन्हें पता चला कि जूरी मानते हैं कि वो 77% बहुत कॉन्फिडेंट गवाहों पर विश्वास करते हैं, और जो गवाह पूरी तरह से श्योर नहीं होते उनमें से सिर्फ 59% ही जूरी को कन्विंस कर पाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इंसान में कितने जीन्स होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजिस्ट कई सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इवान बर्नी एक जाने माने जेनेटिसिस्ट हैं। एक बार उन्होंने अपने कलीग्स के साथ एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसमें सबको शर्त लगानी थी कि इंसान के शरीर में कुल मिलाकर कितने जीन्स होते हैं। ये कंपटीशन मई 2000 में शुरू हुआ। सबसे ज्यादा अंदाजा 1,53,000 जीन्स का लगाया गया। फर्स्ट राउंड से एवरेज बेट थी 60,000। इवान का दावा था कि रिसर्चर्स 2003 तक सारे जीन्स डिस्कवर कर लेंगे और फिर सारा पैसा कलेक्ट करके उस इंसान को अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा जिसका गेस उस नंबर के सबसे करीब होगा। हालांकि साइंटिस्ट 2022 में जाकर के ह्यूमन जीन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर पाए हैं। ह्यूमन बॉडी में कुल 20,000 यानी कि 20,000 जीन्स होते हैं, लेकिन इवान के कंपटीशन में सबसे कम नंबर 25,700 यानी कि 25,700 गैस किया गया था। एवरेज 60,500 के करीब था। ये सारे बेट जेनेटिक्स और बायोलॉजी में लीडर्स थे और उनकी तरफ से आए थे। यानी एक्सपर्ट्स भी कभी कभी बेतहाशा गलत अंदाजा लगा लेते हैं। अब जैसे एलन नेवल और हर्बर्ट साइमन को ही ले लो। ये दोनों रिसर्चर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत सम्मानित नाम हैं। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में दिग्गज माना जाता है। 1957 में नेवल और हर्बर्ट ने यह दावा किया था कि आज से 10 सालों में कंप्यूटर किसी भी चेस प्लेयर को हरा देगा, लेकिन 1977 में कंप्यूटर प्रोफेशनल प्लेयर से हार गया था। 1980 के दशक तक कंप्यूटर्स लगातार ग्रैंड मास्टर से मात खाते रहे। फिर 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने पहली बार एक ग्रैंड मास्टर को हराया। तो इसका मतलब यह था कि नेवल और साइमन की प्रेडिक्शन को सच होने में 30 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। कंप्यूटर साइंटिस्ट और जेनेटिक्स अपने प्रेडिक्शन को लेकर श्योर थे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि ये लोग पैसों की शर्त लगा सकते थे। लेकिन इन साइंटिस्ट के पास एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन की कमी थी। आपके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज में इस झूठे विश्वास को इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इस बात को टेस्ट करने के लिए साइकिल टेस्ट सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान रहे कि साइकिल एकदम असली जैसी हो और रोड पर चल सकती हो। बाइक के मैकेनिज्म के बारे में अपनी नॉलेज को करीब 1 से 7 के बीच में रेटिंग दीजिए। 1 का मतलब है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि साइकिल कैसे काम करती है, और 7 का मतलब है कि आपके पास बाइक बनाने लायक काफी नॉलेज है। अब जो साइकिल आपने ड्रॉ की है उसे चेक करो। क्या इसमें चेन है? अगर है तो क्या ये चेन आगे या पीछे के पहिए को घुमाती है? क्या आगे और पीछे के पहिए साइकिल के फ्रेम के साथ सही ढंग से जुड़े हुए हैं? जो ड्राइंग आपने बनाई है उसकी एक्यूरेसी को उस रेटिंग से मैच करो जो आपने खुद को दी है। एक एवरेज इंसान खुद को 4.5 रेटिंग देगा। इसके बाद भी वो साइकिल के पैडलिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि पैडल पहियों को घुमाता है, लेकिन आप मैकेनिज्म को इतना बेहतर भी नहीं समझते हैं कि उसे अपनी मेमोरी से ही ड्राइव कर सकें। हम डेली मशीन यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसे चलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके काम करने के तरीके को भी जानते हैं।
इल्यूजन ऑफ नॉलेज के सबसे खराब नतीजे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब जैसे बॉस्टन में बिग डिग का ही एग्जाम्पल ले लो। ये प्रोजेक्ट बॉस्टन के अंडरग्राउंड के रास्तों को बदलने के लिए था और इसकी कॉस्ट लगभग $6 बिलियन के करीब थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट अपने बजट से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा था। हर स्टेप पर इंजीनियर्स को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। उन्हें एक ब्रिज अलग से बनाना पड़ा जो ओरिजिनल प्लान में था ही नहीं। बॉस्टन के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें नए कंस्ट्रक्शन मेथड डेवलप करने पड़े। उन्हें अंडरग्राउंड रेलवे और बिल्डिंग के फाउंडेशन के आसपास काम करना पड़ रहा था। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये प्रोजेक्ट 9 सालों में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीट होने में 15 साल लग गए और इसकी फाइनल कॉस्ट $15 बिलियन से ऊपर चली गई थी। ज्यादातर पैसा लोन के जरिए लिया गया था। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर $7 बिलियन से भी ज्यादा पे करना पड़ा। इल्यूजन ऑफ नॉलेज से बचने का बेस्ट तरीका यह है कि हम एक जैसे प्रोजेक्ट देखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिग डिग के इंजीनियर दूसरे अंडरग्राउंड हाईवे को स्टडी कर सकते थे। हर दिन हम यूनिक प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। हालांकि ये इतने स्पेशल भी नहीं है कि आप उनसे मिलते जुलते इवेंट से ना सीख सकें। इल्यूजन ऑफ नॉलेज एक खास वजह से मौजूद है, जैसे टॉयलेट में फ्लश का एग्जाम्पल ले लो। जब तक आपको इसे ऑपरेट करना आता है, आपको इसका मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन ऑफ नॉलेज तभी प्रॉब्लम करती है जब आप प्रिडिक्शन करने लगते हो, लेकिन तब भी ये सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाता है जब प्रिडिक्शन में इंसान का जीवन या पैसा शामिल हो। नेक्स्ट चैप्टर है इल्यूजन ऑफ कॉज। मीजल्स दुनिया की सबसे आसानी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। अगर मीजल्स का कोई मरीज छींक भी दे तो वायरस हवा में 2 घंटे तक रहता है। आमतौर पर मीजल्स में रैशेस, पानी की कमी और बुखार जैसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके वायरस की वजह से अंधापन और कई बार मौत तक हो जाती है। मगर वैक्सीन आने के बाद मीजल्स अब काफी हद तक काबू में आ चुकी है। जब 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो तो मीजल्स के होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। यूएस में यह बीमारी 2000 यानी कि 2000 में ही पूरी तरह खत्म हो गई थी। इसलिए 2005 में जब एक बच्ची को मीजल्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। आमतौर पर यूएस में लोगों को मीजल्स तभी होता था जब कोई यूएस से बाहर जाता था, लेकिन कई फॉरेन कंट्रीज आज भी इस बीमारी से जूझ रही हैं। हालांकि वो लड़की अपने शहर सिनसिनाटी से कभी बाहर नहीं गई थी, लेकिन उसके चर्च का एक मेंबर उन्हीं दिनों रोमानिया होकर आया था। ये 17 साल का लड़का कई रोमानियन हॉस्पिटल में वॉलेंटियर के तौर पर विजिट कर चुका था। 500 में से 50 चर्च मेंबर्स वैक्सीनेटेड थे। उनमें से 16 लोगों को मीजल्स हुआ था। इसके बाद पूरे सिनसिनाटी में मीजल्स फैल गया, लेकिन किस्मत से मेडिकल अथॉरिटीज ने हालात पर जल्दी ही काबू पा लिया और किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन इससे एक सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि चर्च के 10% लोग वैक्सीनेटेड क्यों नहीं थे। इसके पीछे का कारण 1998 की एक स्टडी में तलाशा जा सकता है, जो एंड्रू वेकफील्ड नाम के एक डॉक्टर ने पब्लिश की थी। वेकफील्ड ने कई पेशेंट से मीजल्स वैक्सीन के संबंध में कहानियां सुनी थी। वैक्सीन लेने के कुछ समय बाद उनके बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम नजर आने लगे थे। इस कंडीशन में पुअर सोशल स्किल्स और ठीक से कम्युनिकेट न कर पाने के लक्षण देखे गए हैं। वेकफील्ड ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने इन कहानियों के बारे में बताया जो उन्होंने सुनी थी। नतीजा यह हुआ कि कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। वेकफील्ड ने नोटिस किया कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीन ले रहे थे, ऑटिज्म के केस भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन क्या वाकई में मीजल्स के वैक्सीन से ऑटिज्म हो सकता था? जब 2 फैक्टर्स सेम टाइम पर बढ़ते या घटते हैं तो इसे कोरिलेशन कहते हैं। जब एक फैक्टर बढ़ने पर दूसरा फैक्टर बढ़ने लगता है तो इसे कॉजेशन कहते हैं। जैसे कि सोमालिया में पायरेसी यानी कि चोरी के केस में उसी टाइम बढ़ोतरी हुई जब ऑटिज्म के केस बढ़ रहे थे। अब क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटिज्म की वजह से ही सोमालिया में पायरेसी की प्रॉब्लम है। वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच में कोई लिंक है, ये चीज कभी साबित नहीं हुई है। मगर फिर भी कोरिलेशन के बेसिस पर लोगों को लगता है कि ऑटिज्म की वजह से मीजल्स की वैक्सीन है और ये चीज इल्यूजन ऑफ कॉज कहलाती है। मीजल्स और ऑटिज्म के बीच के कोरिलेशन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है। ऑटिज्म एक मेंटल कंडीशन है जिसे हम कम्युनिकेशन से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चे वैसे भी ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते सिवाय रोने और चिल्लाने के।
ऑटिज्म का पता तभी चल पाता है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, और आमतौर पर यह उम्र होती है 18 महीने। यही वो उम्र होती है जब बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। इल्यूजन ऑफ कॉज का एक बड़ा कारण है हमारे पैटर्न का पता लगाने की एबिलिटी का। कई प्रोफेशन में पैटर्न्स चेक करना बेहद जरूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स की मेंटल बीमारी को सिमिलर यानी कि समान थॉट पैटर्न से देखते हैं। क्रिकेटर्स फील्डर्स को उनके द्वारा पहले देखे गए खेलने के पैटर्न के हिसाब से फील्ड में जगह देते हैं। पैटर्न्स हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये हमें तुरंत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में मदद करते हैं। हालांकि ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर के केस में देखा। इसीलिए साइकोलॉजी के कई स्टूडेंट को पैटर्न्स के जरिए सोचने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है आइसक्रीम ड्राउनिंग टेस्ट। डूबने से हुई मौत को लेकर कई स्टडीज हो चुकी हैं। ये बहुत दिलचस्प बात थी कि जब ज्यादा आइसक्रीम बिकती थी, उन दिनों ज्यादा लोग डूबते थे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को इस कोरिलेशन को एक्सप्लेन करने को कहा गया। जाहिर सी बात थी कि आइसक्रीम की वजह से तो लोग नदी में नहीं गिर सकते हैं। डूबने से होने वाली मौत का कारण यह है कि आइसक्रीम आमतौर पर गर्म दिनों में ज्यादा बिकती है और लोग गर्म दिनों में ही स्विमिंग करने जाते हैं। जब ज्यादा लोग पानी में तैरने जाएंगे तो लोगों के डूबने के चांस भी ज्यादा होंगे, जबकि सर्दियों में ज्यादा ठंड की वजह से लोग स्विमिंग करने कम जाते हैं, इसलिए डूबने के केस भी कम होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में इल्यूजन ऑफ कॉज काफी डेंजरस हो सकता है। अब जैसे पैरामाउंट पिक्चर्स की फॉर्मर सीईओ शेरी लेसिंग का ही केस ले लेते हैं। अपने लीडरशिप के दिनों में पैरामाउंट ने बेस्ट मूवीज के लिए एकेडमी अवार्ड जीते थे। शेरी के अंडर टाइटैनिक जैसी हिट मूवी प्रोड्यूस हुई थी। हालांकि उन्हें कुछ फेलियर के चलते 2004 में रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2005 में ब्रैड ग्रे पैरामाउंट के नए सीईओ बने और दो बड़ी सक्सेस द लॉन्गेस्ट यार्ड और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के लिए उनकी खूब वाहवाही हुई। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में प्रैक्टिकली शेरी के अंडर कंप्लीट हुई थी। इसका मतलब था कि पहले वाली फेलियर उनकी गलती नहीं थी और नई वाली सक्सेस भी ग्रे की बदौलत नहीं मिली थी। पैरामाउंट ने अपने बिजनेस डिसीजन इल्यूजन ऑफ कॉज के अंडर लिए थे। उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जिसके चलते उनकी मूवीज 2000 के शुरुआती सालों में फ्लॉप रही थी। पैरामाउंट ने सिर्फ गलत तरीके से शेरी को सजा दी और ग्रे को रिवॉर्ड किया था। इल्यूजन ऑफ पोटेंशियल। क्या आपको भी ये लगता है कि लोग अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं? 72% से ज्यादा लोग इस स्टैटिस्टिक्स पर यकीन करते हैं। हालांकि ये एकदम झूठ है। ब्रेन सेल्स अगर कुछ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अगर हमारे ब्रेन का 90% हिस्सा अनयूज्ड है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ब्रेन डेड है, जबकि असल में हम हर वक्त अपने ब्रेन को फुल्ली 100% यूज करते हैं। हाँ, ये और बात है कि ब्रेन के कुछ हिस्से बाकियों से ज्यादा काम करते हैं। क्या आपको पता चलता है जब कोई आपको घूर रहा होता है? 65% लोगों को लगता है कि उन्हें पता चल जाता है, लेकिन इंसानों के पास ये पता लगाने के लिए सिक्स्थ सेंस नहीं है कि कोई उन्हें घूर रहा है। आंखें लाइट या साउंड वेव्स जैसी रेज रिलीज नहीं करती। ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि इंसान घूरने जैसी चीज को सेंस नहीं कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 61% लोगों को लगता है कि हिप्नोटाइज होना आपको मेमोरी याद करने में मदद करता है। खासकर क्राइम के केस में सबूत जुटाने के लिए यह तरीका काफी कारगर हो सकता है, लेकिन हिप्नोसिस की मदद से आपको कोई एडिशनल मेमोरी नहीं मिल जाती। वैसे कई बार हिप्नोसिस से लोगों को यह वहम जरूर हो जाता है कि उनके सपने असली हैं। ऐसे कई केस हुए हैं जहां लोगों ने ह्यूमन माइंड को हद से ज्यादा आंका है। हमें लगता है कि हमारे ब्रेन में यूनिक हिडन एबिलिटीज यानी कि छुपी हुई काबिलियत है। हमें लगता है कि ट्रेनिंग, मेडिकेशन या हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स की मदद से हम अपनी यूनिक एबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं। ब्रेन की कैपेबिलिटीज को लेकर जो गलतफहमियां होती हैं उसे इल्यूजन ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। कुछ ऐप्स में ऐसे गेम होते हैं जो आपके ब्रेन को ट्रेन करने का दावा करते हैं, जिनमें नंबर गेम्स और क्रॉसवर्ड पजल शामिल हैं। ये ऐप्स आपकी मेमोरी और मेंटल एबिलिटीज इंप्रूव करने का दावा करते हैं। वैसे ये ऐप्स काफी पॉपुलर हैं, खासकर एडल्ट्स में। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ब्रेन की पावर कम होती जाती है। आप जितना ज्यादा गेम खेलते हैं उतने बेहतर होते जाते हैं। ये ऐप आपको अपनी प्रोग्रेस भी मेजर करने देते हैं।
हालांकि असल में इनसे आपकी मेंटल एबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है। जो लोग क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं वो भी उतने ही भुलक्कड़ हो सकते हैं जितने कि पजल न खेलने वाले लोग। रेगुलर क्रॉसवर्ड पजल खेलना आपकी स्किल्स को सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल में ही इंप्रूव करता है। फॉर्मर यूएस चैंपियन पैट्रिक वोल्फ के साथ इसी टॉपिक पर एक स्टडी की गई। चेस के गेम में पैट्रिक की मेमोरी का कोई जवाब ही नहीं है। रिसर्चर्स ने उन्हें 25 से 30 पीस वाला एक चेस बोर्ड दिखाया। 10 सेकंड के बाद ही उन्होंने वो बोर्ड हटा लिया। अब पैट्रिक को जो पोजीशन उन्होंने पहले देखी थी उसे ठीक वैसा ही बोर्ड पर सजाने के लिए बोला गया। पैट्रिक को सारी पोजीशन एकदम 100% सटीक याद थी। तो क्या इसका मतलब यह था कि उनकी मेमोरी एवरेज इंसान से बढ़कर थी? इस बात का पता लगाने के लिए पैट्रिक को नंबर्स और लेटर्स का सीक्वेंस याद करने को बोला गया, लेकिन वो सिर्फ 7 कैरेक्टर लंबा सीक्वेंस ही बता पाए। इसका मतलब था कि पैट्रिक को सिर्फ चेस के गेम में महारत हासिल थी, इसीलिए उनकी मेमोरी सिर्फ इसी गेम में अच्छी थी। इससे हमें ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। डेली कुछ पजल सॉल्व करने से हम इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे। ये पजल सिर्फ आपकी स्पेसिफिक मेंटल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हम कुछ स्किल्स में बहुत टैलेंटेड बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कई सालों की मेहनत लगेगी। ब्रेन को किसी एक चीज में ट्रेन करने के अपने फायदे हैं। इस चीज को हम वीडियो गेम प्लेयर्स में देख सकते हैं। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप के लोगों को इकट्ठा किया जो वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे। फर्स्ट ग्रुप को मेडल ऑफ ऑनर खेलने को बोला गया। सेकंड ग्रुप को बोला गया कि टेट्रिस का क्लासिक गेम खेलें। टेट्रिस प्लेयर्स की मेंटल एबिलिटी में कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेडल ऑफ ऑनर प्लेयर्स ने एक्सपीरियंस किया कि उनके रिएक्शन का स्पीड और मूवमेंट को पहचानने की एबिलिटी बढ़ गई है। तो ये फैक्टर्स आपकी ड्राइविंग स्किल्स को जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। यानी अपने ब्रेन को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि फिजिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के हेल्थ को सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है। चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग, ये आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता है। तो ब्रेन में टिश्यू को हेल्दी रहने में मदद मिलती है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े और सुने उनके की पॉइंट्स को, की लर्निंग को हम यहाँ पर दोहराएंगे। सबसे पहले तो आपने इल्यूजन ऑफ अटेंशन के बारे में जाना। हमें लगता है कि हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, मगर हमारा ब्रेन बहुत कुछ अनदेखा कर देता है। जैसे कि कई बार हम दिन दहाड़े रोड पर चलती हुई बाइक जैसी चीज को भी नहीं देख पाते हैं। सेकंड, आपने इल्यूजन ऑफ मेमोरी के बारे में जाना। हमारा ब्रेन मेमोरीज को वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही स्टोर नहीं कर पाता। हमारे इमोशंस हमारी मेमोरी को काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। साथ ही ब्रेन आधी अधूरी मेमोरी को कंप्लीट करने के लिए खुद से चीजें क्रिएट कर लेता है। थर्ड, आपने इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में जाना। हम में से बहुत से लोग अपने टैलेंट और नॉलेज को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, मगर रिसर्च के हिसाब से अनस्किल्ड लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो टैलेंटेड हैं। अपने झूठे कॉन्फिडेंस के दम पर वो दूसरों को भी आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। फोर्थ, आपने इल्यूजन ऑफ नॉलेज के बारे में समझा। अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स को लगता है कि वो बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में, ये चीज गलत साबित हुई है। यहाँ तक कि आम लोग भी इल्यूजन ऑफ नॉलेज का शिकार होते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे आसपास कितनी सिंपल चीजें काम कर रही हैं। फिफ्थ, आपने इल्यूजन ऑफ कॉज के बारे में समझा। कई बार जब 2 इवेंट आपस में जुड़े हुए से लगते हैं तो हमें लगता है कि एक इवेंट के पीछे दूसरे का हाथ है। इसका एग्जाम्पल है एक पॉपुलर मिथ कि मीजल्स वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है। इस भ्रम के पीछे कारण है हमारे ब्रेन का पैटर्न ढूंढने की एबिलिटी। सिक्स्थ, आपने इल्यूजन ऑफ पोटेंशियल के बारे में जाना। हमें लगता है कि हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा छुपी हुई पोटेंशियल है। हमें बताया जाता है कि ये पोटेंशियल हिप्नोसिस या सिंपल पजल के जरिए एक्सेस की जा सकती है, मगर सच तो यह है कि ब्रेन की फुल पोटेंशियल को कई सालों की प्रैक्टिस के बाद ही अनलॉक किया जा सकता है। हमारा ब्रेन हमें लाइफ में कई बार ट्रिक करने के लिए इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये हमारे भले के लिए ही हमें धोखा देता है। ये 6 इल्यूजन शायद ही हमें कभी नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अब आपको पता है कि ये ट्रिक्स कब हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। आपके अंदर इन 6 इल्यूजन्स के प्रति अवेयर रहकर
अपने लिए सही डिसीजन लेने का पावर अब आपके पास मौजूद है। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर बहुत ही सरप्राइजिंग जानकारी हमें देकर के जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह बुक समरी आपको पसंद आएगी और आपकी लाइफ में आपको हेल्प भी करेगी। कैसी लगी आपको ये समरी और कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, या कौन सी लर्निंग आपके लिए शॉकिंग रही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नई बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।